चलिए यासिर, स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अरुणाचल प्रदेश में बोले पीएम मोदी का जनता को डबल बोनस मिला। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कहा पायलट को जिम्मेदार ठहराना दुर्भाग्यपूर्ण। जीएसटी सुधार पर बोली कांग्रेस, का ट्रम्प ने लगाया टैरिफ तो मजबूर हुए मोदी। नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करने को लेकर भड़के एसटी हसन, का देश किसी की जागीर नहीं। लालू परिवार में बड़ी कला, बागी हो गई रोहिणी आचार्य, परिवार के सदस्यों को किया अनफॉलो। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फैसले पर भड़के बेंजामिन नेतन्याहू, कहा फिलिस्तीन कभी नहीं बनेगा देश। अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने कांग्रेसी सोच से देश को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार की प्रेरणा किसी राज्य में सीटों की संख्या नहीं, बल्कि राष्ट्र को प्राथमिकता देने की भावना है। और आज से जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है, बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर, बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था। इस प्लेन क्रैश में विमान में सवार एक यात्री को छोड़कर सभी की मौत हो गई थी। इसी के बाद अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा मामले को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि ये जरूरी याचिका है, बहुत लोगों की हादसे में मौत हुई थी। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में दुर्घटना के लिए पायलट की गलती को जिम्मेदार ठहराने वाला वाक्य दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिहाज से ये तो समझ आता है कि लेकिन याचिका में इतनी सारी बातें सार्वजनिक करने की मांग क्यों कर रहे हैं। वकील भूषण ने कहा कि एफडीआर हर गलती या समस्या का रिकॉर्ड रखता है जो भी हो सकती है। कांत ने कहा कि मौजूदा समय में इसे जारी रखना उचित नहीं है। कोर्ट ने सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन नामक एक एनजीओ की जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जो कि भारत में एविएशन सेफ्टी को लेकर काम करता है। हालांकि कोर्ट ने एनजीओ की इस मांग पर आपत्ति जताई कि हादसे से जुड़ी पूरी सामग्री सार्वजनिक की जाए, जिसमें रिकॉर्डेड फॉल्ट मैसेज और टेक्निकल एडवाइजरी भी शामिल है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सूचना को 2 टुकड़ों में लीक करने के बजाय किसी को अब तक की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, जब तक कि नियमित जांच तार्किक निष्कर्ष पर न पहुंच जाए। कोर्ट ने गुजरात विमान दुर्घटना मामले में डीजीसीए समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जीएसटी सुधारों को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा श्रेय लेने पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि जो इससे टैक्स के सुधारों में देरी की वजह बने थे, वही आज इसके मसीहा बन गए हैं। जब जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ, उसी समय राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स करार दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि ये ना तो अच्छा है और ना ही आसान है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि नोटबंदी के बाद जीएसटी की वजह से अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि जीएसटी में सुधार करने में 8 साल की देरी हो गई। दिवाली से पहले देखिए, ये तो गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्न इवेंट है। हर एक चीज को एक इवेंट मनाते हैं, इवेंट। और जो ट्रम्प से हमको निपटना है, एक तरफ टैरिफ लगाया है उन्होंने, दूसरी तरफ हमारी वीसाओं को भी खत्म कर रहे हैं। तो ये सब ध्यान कहीं और ले जाने के लिए तो जीएसटी में आप सुधार लाए हैं। 8 साल लगा है आपको, 8 साल आप कुंभकर्ण के माफिक सो रहे थे। कांग्रेस हंसी मजाक किया आपने राहुल जी का, गब्बर सिंह टैक्स जब राहुल जी ने कहा, कितनी आलोचना हुई राहुल जी की, और आज वही आवाज आपने सुनी है और आज आप कह रहे हैं कि हमने जीएसटी में सुधार। आपने कुछ बड़ी बात नहीं की है, 8 साल पहले आपको करना चाहिए था। और जिस जल्दबाजी में आप जीएसटी लाए जुलाई 2017 में, जल्दबाजी की, पहले नोटबंदी हुई
और नोटबंदी के बाद 7-8 महीने बाद आप ये जीएसटी लाए। ये जो 2 धक्के मिले हैं हमारी अर्थव्यवस्था को, अब तक हमारी अर्थव्यवस्था उससे बच नहीं पाया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर सवाल के बीच कहा है कि भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हमले की जरूरत नहीं है। आज मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे और तीसरे चरण की संभावना पर अपना रुख स्पष्ट किया गया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को दोहराते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को फिर से शुरू किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है कि हम कब और कैसे करेंगे। पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है, क्या कुछ कह नहीं सकते। अब तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाएगा। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई थी। हमारे 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा था। धर्म पूछकर मारा था। उसके बाद मुझे 22 तारीख के बाद 23 अप्रैल को ही पहली बैठक मैंने बुलाई, जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे, हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। बैठते ही पहला सवाल मैंने किया था, क्या किसी भी प्रकार के ऑपरेशन का निर्णय सरकार करती है तो आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? आपको यह जानकर खुशी होगी, एक क्षण भी देर नहीं लगाई, सभी हमारे तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ ने हाथ उठाकर कहा कि हम पूरी तरह से ऑपरेशन करने को तैयार हैं। यह है फिर उसके बाद एक दिन के बाद हम लोग अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठे। उन्होंने कहा कि बस आगे बढ़िए, खुली आजादी है, जो करना चाहते हैं करिए। और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, सीमा पर नहीं, घर में घुसकर 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। और जैसे मोहम्मद का ही बड़ा आतंकवादी बोल रहा था पाकिस्तान में, कहा कि हमारे मसूद अजहर जो नेता थे। जीएसटी रिफॉर्म्स की नई दरें लागू करने के ठीक एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में जहां उन्होंने जीएसटी के भर भर के फायदे गिनवाए तो विपक्षी नेता भड़क उठे। फिर क्या था, नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। इन नेताओं में सबसे ज्यादा कोई भड़के तो वो थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने अपने एक हैंडल पर काफी तीखे शब्दों का उपयोग करते हुए पीएम मोदी की आलोचना की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स पर पोस्ट में कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। इस पर अब बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें टैक्स सिस्टम फिर से समझ लेने की जरूरत है। मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बार फिर पूरे जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको समझने की जरूरत है। इकोनॉमी का एक सिद्धांत है, लेसर द टैक्स हायर द रेवेन्यू, और वो पूरे विश्व में ये सिद्धांत मान्य है। और उसी सिद्धांत के आधार पर आने वाले समय में सभी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, सबको इसमें रेवेन्यू मिलने वाला है। खड़गे जी का क्योंकि ज्ञान अल्प है, इसलिए वो इस अर्थशास्त्र के इस गणित को समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करनी है, इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं। देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है और बाकायदा पूरे कर ढांचे की समीक्षा की गई और समीक्षा जीएसटी काउंसिल ने की, जिसमें कांग्रेस के भी राज्य हैं, अपोजिशन के भी राज्य हैं, और सबने सहमत होकर के सर्वसम्मति से ये सारे टैक्स कम किए हैं। तो मुझे लगता है कुछ सवाल जयराम रमेश को अपन जो उनके राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से पूछने चाहिए।
समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा ने जीएसटी सुधार को सरकार का यू टर्न बताते हुए कहा है कि इसे भाजपा का एक और यू टर्न कहा जा सकता है। असल में भाजपा के अंदर कोई भी ऐसा अर्थशास्त्री नहीं है जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सके। भारतीय जनता पार्टी की एक और यू टर्न है। असल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर, माफ कीजिएगा, कोई भी ऐसा अर्थशास्त्री नहीं है जो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ा सके। 2014 में से लेके 2025 तक भारत के ऊपर लगभग 150 लाख करोड़ का आर्थिक जो है डेट आ चुका है, इसके ऊपर बोझ बढ़ गया है। IMF, वर्ल्ड बैंक ये सब कहते हैं कि अगर इस तरीके से आपके ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता जाएगा तो अपनी आप इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखाती है। जीएसटी का कॉन्सेप्ट मनमोहन सिंह की सरकार लेके आई थी, तब यही नरेंद्र मोदी जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे जीएसटी का भरपूर विरोध करते थे। और फिर करते ना क्या करते, उनके पास खुद की स्कीम तो होती नहीं थी। तब एक बार लेके आए, 5 स्लैब लेके आए। व्यापारियों ने बहुत परेशानी हुई, बहुत उन्होंने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं। तब ये ठाके मार के समझाते रहे, 1 नेशन 1 टैक्स। आज 8 साल बाद 30 जून 2017 को ये कह रहे थे कि ये नई आजादी है, ये क्रांतिकारी है, ये देश को आगे ले जाएगा। आज उस स्लैब को कम करके वापस यू टर्न लेके आ गए। आज फिर क्रांतिकारी हो गई, आज फिर नई आजादी आ रही है। कोई पूछे इनसे कि ऊपर से लेके नीचे तक 2017 से लेके 2025 तक जो अरबों खरबों रुपए आपने भारतवासियों से टैक्स के रूप में लिया है, व्यापारियों से टैक्स के रूप में लिया है, वो कहाँ चला गया? क्योंकि देश के ऊपर अतिरिक्त 150 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो अंततः देशवासियों पे है, वो नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमण के ऊपर नहीं है अकेले। इसका सवाल भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है। टोटल अटर फेलियर, अर्थव्यवस्था को कूड़े में डालने वाले काम करते हैं। और मुझे लगता है कम से कम कुछ ना करें तो कांग्रेस के पुराने लीडर को या विपक्ष के पुराने लीडर को बुला के बैठें और एक बार पूछें कि क्या आपका प्लान था, हम कहाँ फेल हो गए। कोई परेशानी नहीं है, विपक्ष ही तो है, कोई बाहर से थोड़ी आए हैं, लेकिन इनकी एरोगेंसी के चलते आज पूरा देश परेशान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक विकसित भारत बनाने की संकल्पना के अनुरूप प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 का काम कर रही है। इसमें सरकार द्वारा निर्धारित 12 सेक्टर्स में से किसी भी क्षेत्र में अपने सुझाव देकर राज्य का हर व्यक्ति यूपी को विकसित बनाने में योजक की भूमिका निभा सकता है। उन्होंने आह्वान किया है कि हर व्यक्ति सरकार द्वारा जारी विकसित उत्तर प्रदेश विजन 47 के QR कोड को मोबाइल में स्कैन कर अपने सुझाव अवश्य दे। मित्रों, आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है। जगतजननी मां भगवती के शैलपुत्री के प्रथम स्वरूप का आज पूरे देश के अंदर सनातन धर्मावलंबी पूजा अनुष्ठान के साथ जुड़ा हुआ है। शारदीय नवरात्रि के कलश स्थापना का कार्यक्रम भी आज संपन्न होने जा रहा है और इस अवसर पर पूरे देशवासियों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली का एक उपहार दिया है। जीएसटी में अब तक के सबसे बड़े रिफॉर्म करके, जिसमें सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं को जीएसटी की दर को घटा करके 18 और 12% से कम करते 5 या 0 पर ला दिया है। जीवन रक्षक दवाइयों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। तमाम अन्य दवाओं पर जीएसटी की दर को 5% तक लाया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए जीएसटी की दर को 5% तक लाया गया है या उसे 0 किया गया है।
विद्यार्थियों की शिक्षण सामग्री पर आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के दौरान मेड की दुकानों को बंद करने की मांग पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा है कि भारत सबका देश है, ये किसी की जागीर नहीं है और किसी को भी खाने की आदतों पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। हसन ने आरोप लगाया कि जानबूझकर हिंदू मुस्लिम मुद्दों में उलझाकर वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। एसटी हसन ने कहा है कि जहां सबका हक बराबर होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि 5 स्टार होटल में बीफ की बिक्री पर भी रोक लगानी चाहिए। चाहे 5 स्टार होटल हो, चाहे बॉम्बे हो, दिल्ली हो या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, वहां पर भी बीफ क्यों नहीं बंद किया जा सकता है। ये देश सबका देश है, ये किसी की जागीर नहीं है। सबको बराबर का हक है और बराबर का इंसाफ होना चाहिए। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस और हमारे सिख भाई भी नॉन वेज इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे किसी को रोक सकते हैं कि आप नॉन वेज मत खाइए? हाँ, नवरात्रि पे रोकें या कांवड़ यात्रा में आप रोकें, तो आप होते कौन हैं रोकने वाले? क्या हिंदू भाई नॉन वेज नहीं खाते नवरात्र में और कांवड़ की उसमें? 80% हिंदू भाई गोश्त खा रहे हैं, कि सबको मालूम है, कोई नई बात थोड़ी नहीं है। लेकिन क्योंकि वोट पोलराइज करना है, हिंदू मुसलमान करना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, धार्मिक ब्लैकमेल करना है, तो अब उन्होंने किया, चलो मुसलमान तो सबर कर लेगा, नहीं खाएगा, वो तो अपने फ्रिज में और डीप फ्रीजर में रख के वो खाता रहेगा घर के अंदर अंदर, बाहर से नहीं खाएगा। लेकिन जहां यहाँ 5 स्टार होटल्स हैं, चाहे बॉम्बे हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो, चाहे दिल्ली हो, वहां बीफ क्यों नहीं बंद करते? वो तो बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है, वहां पे नॉनवेज क्यों नहीं बंद करते? कहीं आस्था है तो कहीं कारोबार है। कारोबार इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पे बीफ के एक्सपोर्टर हम हैं, इंडिया से हो रहा है। वैसे गौ रक्षक हैं, तो ये क्या ड्रामेबाजी है? जो हकीकत है वो सामने लेके आइए, और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग लेके आइए, मुझे तो कहना भी नहीं चाहिए। बिहार में इस साल के आखिरी तक विधानसभा के चुनाव होने, इसको लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। इस बीच सामने आया है कि निर्वाचन आयोग जल्द ही बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयोग बिहार में चुनाव की तारीखों के साथ साथ दूसरे राज्यों में SIR का भी ऐलान कर सकता है। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को 30 सितंबर तक SIR से जुड़ी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। संभावना है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में यह घोषणा की जा सकती है। लेकिन इन सबके बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के कानूनी पहलुओं पर भी गौर किया है। बिहार में SIR की फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को प्रकाशित कर दी जाएगी। निर्वाचन अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग की ओर से सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की जा सकती है। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने राज्यों को SIR की तैयारियों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान अधिकारियों अगले 10 से 15 दिनों में SIR के सभी कार्य पूरे करने के लिए कहा गया था, जिसमें पुरानी मतदाता सूची को वर्तमान सूची से मिलान करना, अवैध प्रवासियों की पहचान और गहन पुनरीक्षण के लिए अंतिम सूची तैयार करने जैसे कार्य शामिल थे। जहां एक तरफ RJD नेता तेजस्वी यादव चुनाव की तैयारियों में लगे, तो वहीं दूसरी ओर लालू परिवार में कलह वाली तस्वीरें दिख रही हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पहले ही कह दिया कि अब वो कभी RJD में नहीं जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर बेटी रोहिणी आचार्य ऐसा लग रहा है कि बागी हो गई हैं। रोहिणी आचार्य ने एक से परिवार के सदस्यों से लेकर RJD से जुड़े अकाउंट या नेताओं को अनफॉलो कर दिया है। देखिए, लालू जी के घर में 2 बेटों में विवाद था। बड़े बेटे को उन्होंने परिवार से और पार्टी से निकाल दिया। अब बेटा बेटी में भी विवाद शुरू हो गया है, तो ये इनके परिवार का मामला है। हमें तो उसमें ज्यादा नहीं कहना, क्योंकि पारिवारिक मामले लालू जी खुद ही हल करें। लेकिन ये सही है कि एकदम भाई और बहनों में जंग शुरू हो गई। उन्होंने अनफॉलो भी किया है रोहिणी जी ने, लालू जी को भी, तेजस्वी जी को, जैसा आपने बताया। तो मुझे लगता है कि राजद में कुछ तो गड़बड़ है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, जहां पिछले हफ्ते पाकिस्तान की पुलिस की सुरक्षा में वैश्विक आतंकी संगठन
जैश ए मोहम्मद के भर्ती अभियान के तहत मजमा लगाया गया। तो उसी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की लांडी कोटल तहसील में स्थित मात्रेदारा इलाके में बीती रात पाकिस्तान की सेना ने रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक की, जिसमें अब तक 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों लोगों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। जिस मात्रे द्वारा गांव में पाकिस्तानी सेना ने घरों पर हवाई हमला किया था वो तिरा घाटी में अफगानिस्तान बॉर्डर के पास स्थित है। दावे के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने तिरा घाटी में स्थित इस गांव में बीती रात 2 बजे JF-17 विमान से कम 8 से 6 बम बरसाए थे और यहां हमला उस तथाकथित ऑपरेशन का हिस्सा बताया जा रहा है जिसके नाम पर पाकिस्तानी सेना पिछले 3 हफ्तों से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है, जिसकी सच्चाई ये है कि आतंकवादियों के बजाय लगातार आम लोगों के घर बमबारी की चपेट में आ रहे हैं और निर्दोष नागरिक मौत का शिकार बन रहे हैं। दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की सेना ने अपने चाइनीज फाइटर JF-17 थंडर से कम 8 से LS-6 बम बरसाए थे। पाकिस्तानी सेना की स्थानीय लोगों के खिलाफ बमबारी की कार्रवाई की स्थानीय विधायक इकबाल आफरीदी ने भी निंदा की है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि दिल दहला देने वाला है कि वादी तिरा अखाखेल में मासूम बच्चों और महिलाओं की बमबारी में शहादत हुई है। यह अत्याचार इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म है जिसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दिए जाने के ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फैसले की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन देशों ने फिलिस्तीनी स्टेट को मान्यता देकर हमास को इनाम दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल जॉर्डन नदी के पश्चिम में फिलिस्तीनी राष्ट्र की कभी स्थापना नहीं होने देगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी ज़मीन पर आतंकवादी राज्य थोपने की इस नई कोशिश का जवाब मैं अमेरिका से लौटने के बाद दूंगा। बेंजामिन ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को संबोधित करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है कि आप आतंक को एक बड़े इनाम से पुरस्कृत कर रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक और पैगाम है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी देश नहीं होगा। फिलिस्तीन के देश के तौर पर गठन को लेकर फिर से अपना विरोध जताते हुए नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कई सालों से मैंने घरेलू और विदेशी दबाव के बावजूद उस आतंकवादी देश के गठन को रोका है। हमने ये दृढ़ संकल्प से किया है। इसके अलावा हमने यहूदिया और समारिया में यहूदी बस्तियों की संख्या दोगुनी कर दी और इसी की राह पर चलते रहेंगे। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।